कि राजपूत समाज राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया। अब उन्हें ये एहसास हो गया कि हम अपना अधिकार, अपनी चाबी किसी और के हाथ में देने के बजाय अपनी जेब में रखेंगे। कि चाहे कांग्रेस आ गई, चाहे भाजपा आ गई, भिवानी का दुर्भाग्य है कि इसकी अनदेखी जरूर होती है। ये जो महाजनों की जो सीट रही है, ये मोस्टली ड्यू टू राजपूत रही है। क्यों, जो अंदर शहर जो है ना, तो ये तो बूथ पे राजपूत भाई बैठा करते, वोट डाला, अपने वोट तो डालते डालते थे, साथ के साथ डलवाया करते। चुनाव लड़े, बने ना बने वो अलग बात है। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पे है कि भिवानी का विकास कैसे हो। क्योंकि वासुदेव जी को घेरने के लिए हर बार तिकड़मबाजी की जाती है। पक्की की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नौबत बड़ी, ऐसे हालात बने तो ये भी पॉसिबल है कि हम अपने 5-4 उम्मीदवार जिला भिवानी में उतारें। बड़ा परिवार अकेले भिवानी तक सीमित नहीं है, ये बारडा में भी है, दादरी में भी है, बुआनी खेड़ा में भी है, तुसाम में भी है। चुनाव लड़ने के सिवाय और काम भी क्या हमें। इंदु शर्मा जिन्होंने पीछे चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा, निश्चित रूप से उसे टिकट भी मिलेगी और वो चुनाव भी लड़ेगी। ना तो मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ और ना मैंने कोई चुनाव लड़ना है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके साथ पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा के साथ बातचीत जो हुई हमारी वो लेकर के आया हूं। फिलहाल है कल यानी कि 27 तारीख को पूरी हलचल मच चुकी थी भिवानी में, और एक जगह ऐसी थी जहां पर महिलाओं के पैर रखने की जगह नहीं थी। रक्षाबंधन का पर्व तो 30 तारीख को लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही फिलहाल भिवानी में राजनीतिक रक्षाबंधन कहूँ या फिर एक आपसी सौहार्द का रक्षाबंधन कल नज़र आया भिवानी के चौखानी स्टेट की धर्मशाला में। वासुदेव जी से बात करूंगा। ये रक्षाबंधन 3 दिन पहले इतनी हलचल पैदा कर गया भिवानी की राजनीति में, तो इसको राजनीतिक रक्षाबंधन कहें या फिर जो भाईचारे का होता वही था? विनोद शर्मा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको भिवानी अपडेट की तरफ से आप जो पधारे हैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। विनोद जी, 27 तारीख को हमारा पावन पर्व रक्षाबंधन जो मनाया गया है, उसके बारे में तो हम हर साल ये मनाते आ रहे हैं जी। अब जो 30 तारीख को जो रक्षाबंधन है, उस दिन हमारी बहनें अलग अलग जगह पे जाएंगी, अपने भाइयों के पास जाके आएंगे, रक्षाबंधन बांध के आएंगे। इसी वजह से हमने 3 दिन पहले ये प्रोग्राम किया। और वैसे तो ये एक पर्व सामाजिक है, लेकिन क्योंकि मेरा परिवार राजनीतिक परिवार है तो इसको हम राजनीति से अछूता भी नहीं कह सकते जी। जहाँ तक कल प्रोग्राम की बात जो है, वो हमसे एक भूल होगी कि मुझे ये अंदेशा नहीं था कि इस मौके पे इस गर्मी में इतनी बहनें पहुंच जाएंगी। जगह छोटी पड़ गई, गर्मी, भारी गर्मी थी, उसके बावजूद भी मैं हैरान हूँ इस बात से कि इतनी सारी बहनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे अपना भाई मान के मेरे हाथ पे राखी बांधी। मैं इस बात के लिए अपने आप को भी मैं इसके लिए वो मानता हूँ कि परमात्मा की और बहनों का आशीर्वाद जो मुझे मिला, मैं उसके लिए गदगद हूँ। लेकिन इस राखी के त्योहार से, राखी का पर्व ऐसा होता है कि जिसमें रक्षा करने का वचन दिया जाता है भाई के द्वारा बहन को। उस दौरान किस तरह की बातें हुई? और इस तरफ तो अगर कहें कि बहन की भी वहाँ से बहुत सारे नारे लग रहे थे, वासु जी जिंदाबाद, इंदु शर्मा जिंदाबाद, और बहुत सारी बातें थी कि वोट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहनों की तरफ से भी वचन रहे, यानी आपस में एक दूसरे की तरफ से रक्षा के और वोटिंग के वचन होते रहे। मैंने सुना है वहाँ के नारे कुछ। मैंने अपने भाषण में भी ये कहा था कि ये कच्चा धागा बड़ा मजबूत धागा होता है। ये जो बहन भाई का जो रिश्ता है, ये बहुत ही बड़ा रिश्ता है। और मैंने अपने तरफ से बहनों को विश्वास भी दिलाया है कि मैं आपका भाई हूँ और जिस बहन को जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी भाई की, और मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं वो निश्चित रूप से करूँगा।
लेकिन जो बहनों की बात कर रहे हो उनसे भी आपको बातें जो निकल कर के आ रही थी वोटिंग की, वो कॉन्फिडेंस बड़ा मजबूत दिखा आपको? इस बारे में तो मैं ये सोचता हूँ कि कई बहनों के ये जो पीछे चुनाव हुआ था ना चेयरपर्सन का, वो टीस भी थी कि पीछे हम थोड़े से कमी में रह गए, उसको हम पूरी करेंगे। वो अपने आप चेयर पे खड़ी हो के नारे लगा रही थी कि भाई हम अगला जो कदम इंदु शर्मा वासुदेव शर्मा जी उठाएंगे, हम उनको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन ये कदम क्या होगा? कई बातें चल रही हैं शहर में कि वासुदेव जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन इंदु जी निकल करके आई इस इलेक्शन में। हालांकि थोड़े से वोट बैंक ऐसा रहा जिसकी कमजोरी की वजह से थोड़ा सा गैप रह गया और लॉस कर गए इलेक्शन को। तो क्या कुछ कहेंगे फिलहाल? अब तैयारियां हैं या नहीं, या अभी भी मनोस्थिति ये नहीं कह रही कि इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन पब्लिक जरूर नारे मार रही थी कल देखा मैं। शर्मा जी, मैंने कभी नहीं कहा भी मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ये सही है कि ना तो मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ और ना मैंने कोई चुनाव लड़ना है। और इसके साथ मैंने ये भी बोला है कई बार कि अच्छा आदमी जो आएगा, अच्छी पार्टी जो अपने वायदे पूरे करने में सक्षम होगी, करने की उसके अंदर एक टीस होगी, उस पार्टी का उम्मीदवार को हम समर्थन देंगे। हमारा जहाँ तक है, हमारा एक सामाजिक संगठन है बड़ा परिवार, और ये सारा जो प्रोग्राम हुआ है ये बड़े परिवार के बैनर के नीचे हुआ है। और रही बात राजनीतिक चर्चाएं, जो बातें, देखिए इंदु शर्मा जिन्होंने पीछे चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा और आज वो आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में है, और मुझे ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से उसे टिकट भी मिलेगी और वो चुनाव भी लड़ेगी। अगर वो चुनाव लड़ती है, क्योंकि ये राजनीतिक परिवार है, मेरा ना तो कोई बिजनेस है, ना मेरी कोई फैक्ट्री है, ना मेरा कोई इंडस्ट्री है, ना मुझे कोई काम। ये परिवार चुनावी सरगर्मियों में तो जरूर जुड़ा रहेगा। चुनाव लड़ने के सिवाय और काम भी क्या हमें। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार इंदु शर्मा को पार्टी बनाएगी और बखूबी चुनाव लड़ा जाएगा। अभी भी मन टिका हुआ है आम आदमी पर, क्योंकि नगर परिषद के जो इलेक्शन हुए उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी, जितना पंजाब इलेक्शन के बाद चर्चाएं थी उस तरीके से हरियाणा में वो नतीजे नहीं लेकर के आ सकी। भिवानी में अच्छा वोट बैंक रहा, लेकिन उसमें बड़ा परिवार बड़ी भूमिका में नजर आया। तो अब जुड़ाव आम आदमी के साथ इस तरीके से ही रहेगा आने वाले वक्त में, या और फैसला भी हो सकता है जीत के हिसाब से अगर देखा जाए? क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर कोई लगाता है। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार रही है चेयरपर्सन में, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव में भी बड़े परिवार का बड़ा रोल था। और मैं ये समझता हूँ शर्मा जी कि बड़ा परिवार अकेले भिवानी तक सीमित नहीं है। ये बाढ़ड़ा में भी है, दादरी में भी है, बुआनी खेड़ा में भी है, तुसाम में भी है। और ये अपना समर्थन जिस उम्मीदवार को देगा वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कामयाब होगा। तो आपने इतने सारे हल्के गिनवा दिए, तो फिर हो सकता है कि आम आदमी के साथ साथ बड़ा परिवार लोकसभा में भी अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार उतार सकता? नहीं, बड़ा परिवार कैंडिडेट नहीं उतारेगा, अपना समर्थन देगा जी। अच्छे उम्मीदवार को, अच्छी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा, कैंडिडेट नहीं उतारेगा। अभी हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है कि हम कैंडिडेट उतारें, और नौबत बड़ी ऐसे हालात बने तो ये भी पॉसिबल है कि हम अपने 5-4 उम्मीदवार जिला भिवानी में उतारें। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल भिवानी में खास करके ब्राह्मण समाज की तरफ से एक बड़ा इलेक्शन 2000 जो ये रहा पीछे का 22 का, उसके बाद किस तरह का माहौल बना? क्योंकि अब टिकटार्थी अलग अलग पार्टियों से, ब्राह्मण परिवार से, राजपूत बाहुल्य भी कहा जाता है। भिवानी छोटी काशी में अच्छे खासे वोट बैंक राजपूतों के हैं, अग्रवाल समाज के हैं, तो वहाँ से अलग अलग कैंडिडेट निकल करके आ रहे हैं। तो आप लोगों के इस ऐलान के बाद कि इलेक्शन तो लड़ना लाजमी है और आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उन टिकटार्थियों पर जो अलग अलग पार्टियों से, आपके समाज से टिकटें मांग रहे हैं?
मैं 71 ईयर्स क्रॉस कर गया और मैंने अपना सारा जीवन राजनीति में व्यतीत किया है। जहाँ तक भिवानी विधानसभा सीट की बात है ना, तो शर्मा जी मैं नहीं मानता ये सीट किसी पार्टी की है। आपको ध्यान होगा कि शुरुआत में जब भाई घनश्याम विधायक बने थे तो कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई थी और 4 या 3 जो एमएलए बने थे उनमें भाई घनश्याम भी था। अगर हवा की बात होती, पार्टी की बात होती, तो उस वक्त घनश्याम शर्मा नहीं बन पाते, घनश्याम दास जी नहीं बन पाते। तो ये जो सीट है ना, ये जातीय समीकरण की सीट है कि भाजपा से जो भाई घनश्याम का 3 बार एमएलए बनना है ना, वो जातीय समीकरण का है। जैसे महाजनों की तो अपना सीट मानते हैं क्योंकि 3-4 बार महाजन बन लिए और 7 राजपूत वोट आ गया, उसके 7 पंजाबी वोट आ गया ड्यू टू मुख्यमंत्री। तो ये जो सारा समीकरण जो बना ना, वो जातीय समीकरण पे भिवानी की सीट होती है। जैसा कि आपने देखा कि 2000 में मैंने कांग्रेस पार्टी से भिवानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और चौधरी बंसीलाल जी विकास पार्टी से थे। तो उस वक्त में हालात इतने सख्त हो गए थे कि जातीय समीकरण बिगाड़ना पड़ा। बाबूराम भजन की टिकट कट गई थी, महाजन समाज खड़ा हो गया था विरोध में। बड़े प्रयास करके उनको शांत किया, बाबूराम भजन को साथ लगाया, शिव कुमार अग्रवाल जी थे वो साथ लगाए, सागराम गुप्ता जी को पीछे विधायक बनाया था इन्होंने एक बार, और राजपूत समाज के वोटों को इकट्ठा ना गिर पाए तो पिंकी जो वेस कॉलेज में प्रेसिडेंट थे उनको इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया। सारा सिस्टम बनाया गया जातीय समीकरण पे। जब बड़ा मुश्किल से चौधरी बंसीलाल इस सीट को निकाल पाए थे, नहीं तो वासुदेव जी मात दे देते उस टाइम। 100% मात, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उस टाइम के हालात ऐसे बन गए थे। तो ये लगता है आपको कि वासुदेव जी को घेरने के लिए हर बार तिकड़मबाजी की जाती है? पक्की की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, अब मेरा तो अपना एक सिस्टम है कि मेरा जो बड़ा परिवार का जो सर्कल है वो आगे रहता है, हर राजनीति उसमें चहल पहल में रहता है। अब इसमें जो लोगों को तकलीफ होती है भी वासुदेव शर्मा किसी तरह से आगे ना आ पाए, तो रोकने का तो प्रयास हर राजनीतिक पार्टी आदमी कोशिश करता है। आज के जो समीकरण है ना भिवानी के, क्यों कि भिवानी शहर से जो चेयरपर्सन जो भाई भवानी की जो मिसिज बनी है और 25,000 वोट लेके मायने रखते हैं, 25,000-26,000 वोट ले मायने रखते हैं, तो ये आकांक्षा पालना कोई बुरी बात भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से आज जिसने राजपूत कम्युनिटी में एक बार ठाकुर वीर सिंह जी बने थे भिवानी विधानसभा से, उसके बाद में अब के भी ये निश्चित रूप से प्रयास रहेगा समाज का कि कोई अच्छे उम्मीदवार को उतारे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। तो राजपूत आपको नजर आता है, लग रहा है जिस तरीके से ये जो परिणाम रहा है उसके बाद मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे? मजबूती से, और उनका क्लेम भी बनता है। मैं अकेली मजबूती की बात नहीं करता, उनका क्लेम भी बनता है। और जहाँ तक भिवानी विधानसभा में ना, ये जो महाजनों की जो सीट रही है ये मोस्टली ड्यू टू राजपूत रही है। क्यों, जो अंदर शहर जो है ना, तो ये तो बूथ पे राजपूत भाई बैठा करते, वोट डाला, अपने वोट तो डालते थे, साथ के साथ डलवाया करते। अब ये चुनाव अलग किस्म का होगा। मुझे जो लगता है कि राजपूत भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, राजपूत समाज भी, और महाजन तो निश्चित रूप से। क्यों कि जो पीछे की हिस्ट्री है ना, 3 बार ब्राह्मण विधायक बना है भिवानी से, 1 बार राजपूत बना है, बाकी जितने बार भी बने हैं वो महाजन बने, चाहे उसमें सागराम गुप्ता जी हों, राम भजन जी हों, बनास दास गुप्ता जी हों, मतलब ये महाजनों की सीट रही है। और 3 बार ब्राह्मण बना, तो ब्राह्मण भी अपना क्लेम करते हैं। क्यों, राम कुमार बिडाट जी, स्वर्गीय राम कुमार बिडाट जी विधायक रहे, भगवान देव प्रभाकर जी विधायक रहे, डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी विधायक रहे,
तो ब्राह्मण भी अपना क्लेम करता है कि भाई सबसे ज़्यादा वोट जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र में वो ब्राह्मणों के हैं, तो उनका क्लेम तो स्वाभाविक है। लेकिन अब आपका कहना है कि कंधे पर राजपूत के रख के बंदूक या फिर वोट की बंदूक निशाना साधना मुश्किल होगा। अब की बार राजपूत आपको लगता है कि मजबूती के साथ इस चुनाव में भूमिका निभाएंगे 2024? मुझे लगता है कि राजपूत समाज राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया। अब उन्हें ये एहसास हो गया कि हम अपना अधिकार, अपनी चाबी किसी और के हाथ में देने के बजाय अपनी जेब में रखेंगे। चलिए फिलहाल भिवानी के हालातों की बात कर लेते हैं। आपने जातीय समीकरण का नतीजा बताया हमेशा, और बहुत सारा जो बात है कि वोट बैंक हमेशा महाजन समाज की तरफ रहता है। तो फिलहाल क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको नज़र आता है? यहाँ पर वोट बैंक तो जातीय आधार पर दे दिया जाता है, बहुत सारा जीत जाता है आदमी, कैंडिडेट बन के वहाँ से असेंबली तक पहुँच जाता है, लेकिन विकास आज भी वहीं की वहीं धरा का धरा रह गया है। पढ़े लिखे लोग बनते हैं और यूँ कहते हैं कि इस व्यापारी वर्ग से आना तो फिर तो यूँ होता है, उनका तो दिमाग ही अलग होता है, लेकिन विकास नज़र नहीं आता। वो वजह क्यों? आज हमारा जो फोकस है ना, वो सारा एससी समाज और बीसी समाज पे है। क्यों कि जो चुनाव में हम घूमे ना, तो जो शहर की दुर्दशा देखी, जो शहर में, और मैं तो हैरान हूँ, एक बहन ने तो मुझे अभी इस प्रोग्राम से पहले ये बताया कि जो शादी में थोड़ी सी ऊंची सैंडल लेके आती है ना बहनें, अभी हम पहनेंगे इसको वहाँ जाके, वो बोली भाई साहब मैंने तो आज तक पैर में डाल के नहीं देखी, डालूं कैसे, बाहर तो गड्ढे पड़े हैं, गड्ढे खुदे पड़े हैं। आज हमारा जो है ना, हमारा ईमानदारी से मैं आपके सामने कहता हूँ, हमारा कोई विधायक तो मैं रह लिया, मंत्री भी रहा, डिप्टी स्पीकर भी रहा, चेयरमैन भी, सरपंच भी, सारी पोस्टिंग जगह। हमारा आज जो मकसद है ना, विधानसभा क्षेत्र में चाहे चुनाव लड़ें, बने ना बने वो अलग बात है, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पे है कि भिवानी का विकास कैसे हो। और मैं तो ये कहता हूँ जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी पूरी हो जाए तो हम तो उसको भी विकास मान के बैठ जाएंगे। ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना चिकित्सा सुविधाएं हैं, ना कानून व्यवस्था है। कहीं तो हम कम से कम अपने आप को ये सोचें यहाँ हम सुरक्षित है, सेफ हैं। आप बाहरी एरिया में जब जाओगे, जब देखोगे तो आदमी का पैदल गुजरना भी औखा है। और हमारे जो भाई बहनें जो जिस तकलीफ़ का मुकाबला जो कर रहे हैं, हमने बड़ा नज़दीक से देखा है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है, हमारा सिर्फ विधायक की बात नहीं, विधायक अगर बनते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनते तो भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे कि जो आम भाई है, जो गरीब भाई है। आज आप देखिए, मैं कल कम से कम भगवान झूठ नहीं मिला 200-250 बहनों ने तो रोते हुए कहा हमारा कार्ड काट दिया। घर में मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरी एक बेटी थी शादी कर दी, मेरा कार्ड काट दिया, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या बताऊँ। पता नहीं सरकार अंधी होगी या सरकार ने मन बना लिया कि एक बार स्वीप करके साफ कर देंगे, जो कि नाम लेने वाला नहीं रहे। अच्छा, सरकारें आपने बहुत सारी देखी हैं। मैं सरकारों की बात से, जो आजकल हो रहा है, फैसला ले लिया तो ले लिया, फिर वापस नहीं हटना, फिर चाहे किसी को तकलीफ हो, ऐसी सरकार पहली बार आपने देखी है? किस तरह का रवैया जो रहता है इस सरकार का, या पहले भी सरकारें ऐसी रही हैं, पहले के सीएम ऐसे रहे? मैंने तो देखो चौधरी बंसीलाल की सरकार देखी, चौधरी भजनलाल की सरकार देखी, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार देखी, चौटाला साहब की सरकार देखी, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी। ना तो ये सरकार के जो मुखिया हैं, ना तो वो पॉलिटिकल हैं, ना वो धार्मिक हैं, ना वो सामाजिक हैं। उनने तो एक रेखा जो खींच दी वो लक्ष्मण रेखा होगी, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े बड़े वायदे करके आई है, बड़े बड़े नारे लेके आई है, लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो राहत की बजाय उन्हें तो जीना दुभर कर दिया। हर बच्चे के, हर आदमी के हाथ में थैला पकड़ा दिया। कोर्टों में जाके देखो, ऑफिसों के सामने देखो, भीड़ लगी पड़ी है। अब ये राख है, अब ये हाउस टैक्स के सबके पास नोटिस भेज दी, कोई चेक करने वाला नहीं। 60 गज का, 50 गज का जिसका प्लॉट है उसका 10,000 रुपये ठोक दिया, कॉमर्शियल दिखा दिया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं।
हैरान हूँ मैं इन चीज़ों में देख के, आम आदमी को तंग कर दिया। और मैं ये समझता हूँ जब ऐसी स्थिति जो आती है ना, तो सरकार को तो देखो जनता के हाथ में बदलना 1 मिनट का काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जनता की दी हुई ताकत को अपनी ताकत समझ बैठते हैं। जैसे कोई तीसरी मंजिल से कोई कुत्ता भौंके और वो ऊंचाई अपनी लगा ले तो उसकी गलतफहमी है। पॉलिटिकल आदमी को ये याद रखना चाहिए कि जो तेरे को ताकत मिली है, राजनीतिक रूप से जो ताकत, ये तेरी घर की नहीं है, ये जनता की दी हुई है। और जनता की ताकत को दी हुई ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए तरीके से, उनकी भलाई के लिए। कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ तो। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि चाहे कांग्रेस आ गई चाहे भाजपा आ गई, भिवानी का दुर्भाग्य है कि इसकी अनदेखी जरूर होती है। क्या वजह है राजनीतिक, जैसे मेरा बड़ा टीस रहती है, मैं जिस भी नेता से बात करता हूँ, राजनीतिक गढ़ कहा जाता था भिवानी, और आज इस यहाँ के हालात ऐसे हैं। यहाँ से 2-2 3-3 मुख्यमंत्री हुए हैं, अगर इंक्लूड चरखी दादरी कर लें तो हो, लेकिन फिर भी हालात अगर देखा जाए तो एक गांव, एक छोटा सा कस्बा नज़र आता है भिवानी। इतने सब सारे टेक्सटाइल के इतने इतने कारखाने होने के बावजूद वो बंद पड़ गए, सब कुछ बंद पड़ गया। पॉलिटिकल जिसकी सोच हो ना, वो आदमी प्रयास करेगा। जिसकी सोच अपने तक, अपने परिवार तक रहेगी ना, वो विकास नहीं कर पाएगा। और यहाँ का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे नेता आगे आए हैं और जिनका उद्देश्य पावर हथियाने का है। भाई मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं तो भिवानी तो सही बात है आपकी कि 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी हुकम सिंह जी रहे, बनारस गुप्ता जी रहे, चौधरी बंसीलाल जी रहे, और उसके बावजूद भी आज सारी देखो, कहीं बीटीएम था, कहीं टीआईटी था, है जी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, मोता था, रोज़गार मिल रहा था, काम धंधे मिल रहे थे, लोग सुख चैन से बैठ कर रोटी खाते थे। सारे तो बेरोज़गार बना दिए। और ये सरकार तो ऐसी सरकार है, धरने पे बैठे रहो, 6 महीने बैठे रहो, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा पड़ा है। रोज़ाना अब अखबार उठा के देखो, कहीं कोई गैंग है, कहीं कोई है, कोई मर्डर है, कोई चोरी है, कोई डकैती, रोज़ाना काम है। तो ये सारी चीज़ें जो अस्त व्यस्त हो रही हैं, सरकार तो आंखें बंद करके चैन की बंसी बजा रही है। आने वाला चुनाव इस बात को सबक सिखाएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा एक ये भी सवाल रहता है, जैसे कल ही अजय चौटाला जी का बयान आया कि मैं चुनाव मैं लड़ूंगा या मेरा बेटा यहाँ से लड़ेगा। भिवानी से बाहर के नेताओं का हमेशा से भिवानी को टारगेट बनाना या यहाँ से चुनाव लड़ना, या कि जनता को भोली भाली समझा जाता है कि या लोकल लोगों में वो दम नहीं है। क्या वजह है कि बाहर वाले आते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, और फिर यहाँ की काम जो होते हैं वो हो नहीं पाते? अब भी खास करके कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे हलके हैं जहाँ से अलग अलग बाहर के विधायक बने हुए हैं। जहाँ तक जेजेपी की बात है ना, भाई अजय चौटाला जी की बात है, वो तो देखो उनकी अपनी घर की पार्टी है, जे भी संगठन है, वो चाहे खुद लड़ ले, अपने बेटे को लड़ा दे, वो तो उनकी मर्जी की बात है। लेकिन आज अगर ये सोचते हैं कि लोग भोले हैं ना, आज का मतदाता बहुत समझदार हो गया, समझने लग गया मुझे कहाँ वोट करना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मतदाता को भी वोट डालने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ऐसे उम्मीदवार सामने आ जाते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ घेरा। ऐसी स्थिति का फायदा तो ये लोग उठा सकते हैं, लेकिन अगर मतदाता को सही जगह का मौका मिला तो मतदाता चुकेगा नहीं। और ये तो देखो लोकतंत्र है, चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है, प्रयास करते हैं, लेकिन जनता फैसला बड़ा सोच समझ के करती है। जी, तो फिलहाल भाई इस वीडियो को आप शेयर कर दो, और वासुदेव जी के साथ कुछ राजनीतिक चर्चाएं मेरा करने का मन रहता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इनका तो ये है कि ये बड़ा समंदर है राजनीति की। चौधरी देवलाल से लेकर आज तक के जितने सीएम हुए हैं, उनकी सबकी जानकारियां राजनीति के अंदर रहते हुए, और कई सारे चुनाव इन्होंने लड़े हैं, देखा है राजनीतिक परिवर्तन होते होते, समय का परिवर्तन। आज के नए राजनेताओं का रुख देखते हैं, पुराने राजनेताओं की नब्ज का इनको पता है, वो मेरा करने का मन रहता है, लेकिन थोड़ा सा समय भी देखना पड़ता है। आप लोग बिजी हैं तो छोटा वीडियो हो तो और इजीली आप समझ पाएंगे। फिलहाल भिवानी के हालातों पर चर्चा हुई और आने वाले वक्त में इलेक्शन का दावा ठोक चुके हैं। कल की
रैली कहें या रक्षाबंधन का पर्व एक सामाजिक हिस्सा कहें उसका, लेकिन राजनीतिक रूप और राजनीतिक चर्चाओं में ज़रूर खड़ा कर दिया। कल दोबारा से अपने आप को मजबूती के साथ पेश करके दिखा गए वासुदेव शर्मा जी और इंदु शर्मा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आने वाले वक्त में वासुदेव परिवार क्या कमाल ढाएगा, बड़ा परिवार का कितना असर रहेगा, वो सब कमेंट में लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।